हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो लेक्चर पर, जिसमें हम बात करेंगे विजन आईएएस की जो पीटी 365 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के महत्वपूर्णता को देखते हुए हम बात करेंगे आज कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि इस साल जो चर्चा में रहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो भी घटनाएं चर्चा में रही हैं उन पर हम बात करेंगे। तो जो बच्चे इस बार 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे उससे संबंधित यह क्लास चलाई गई है। साथ साथ कई दिनों के बाद ये वीडियो लेक्चर आज मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। जो बच्चे एम लक्ष्मीकांत को पूरा फॉलो करना चाहते हैं, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को पूरा फॉलो करना चाहते हैं, वे एक बार और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज पूरा करना चाहते हैं, वे एक बार मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो लेक्चर मेरे वहाँ देख सकते हैं। साथ साथ आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। और इससे पहले मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था भारत चीन संबंध के बारे में, भारत चीन के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में, भारत नेपाल संबंध के बारे में। इनके बारे में मैंने डिटेल से इसके बारे में चर्चा कर ली थी। और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे संगठनों के बारे में जो इस साल चर्चा में रहे हैं, जैसे सार्क समिट इस बार चर्चा में रहा है, तथा BBIN मोटर वाहन समझौता जो इस साल चर्चा में रहा है, उस पर बात करेंगे। बिम्स्टेक समझौता जो इस साल चर्चा में रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ आसियान पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे RCEP कि RCEP से भारत की सदस्यता इस समय वापस ले ली गई, भारत ने उसमें अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि भारत RCEP से बाहर हो गया है, इन सभी तमाम संगठनों पर बात करेंगे। साथ साथ आज हम जो भी टॉपिक इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मैं एक बार आपको बता दूं कि यह वीडियो लेक्चर सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम, जो इस बार मेंस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी UPSC के एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए विजन आईएएस की जो PT 365 जो बुक सीरीज़ होती है, जो क्लास नोट्स होते हैं, यह आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हें आप पूरा फॉलो करें, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, और मैं आपकी इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम बात करेंगे सार्क समिट के बारे में कि इस साल सार्क समिट किस कारण चर्चा में रहा है। तो आज हम सार्क से स्टार्ट करेंगे कि इस बार सार्क समिट क्यों चर्चा में रहा है। तो सार्क के बारे में बात करते हैं कि सार्क है क्या। तो हाल ही में जो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमासिंघे हैं, उन्होंने कहा है कि बेहतर एकीकरण, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए, दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क समिट पुणे से शुरू होने चाहिए। यानी कि जो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका कहना यह है कि जो क्षेत्रीय एकीकरण और साथ साथ दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क समिटों को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। अब क्या है सार्क समिट, इस पर हम बात करते हैं। अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसे सार्क चार्टर कहा जाता है। इसके माध्यम से ढाका बांग्लादेश, यानी इसकी जो हस्ताक्षर हुए थे वे ढाका बांग्लादेश में हुए थे, जबकि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। उद्देश्य क्या है इसका सार्क का? तो सार्क का उद्देश्य आपको पता होगा कि यह दक्षिण एशिया के लोगों के तो यह बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। वह उनके जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उनकी आर्थिक समृद्धि करना, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना व परस्पर विश्वास, लाभ आदि में तीव्रता प्रदान करना, यह सार्क का उद्देश्य है। हम बात करते हैं सार्क के सदस्य कि आखिरकार सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं। सार्क में आपको अफगानिस्तान मेंबर होगा, इसका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी इसके मेंबर हैं। सार्क के मेंबर आपके अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में आपको दिखाई दे रहे होंगे सार्क के मेंबर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा मालदीव। तो ये सभी इसके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, वे सभी इसके मेंबर हैं। सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, सरकारें होती हैं, उनके बीच एक सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और सभी स्तरों पर इसमें बात की जाती है। परंतु आपको पता होगा कि जो सार्क में जो बात होती है वह द्विपक्षीय और विवादास्मक जो मुद्दे होते हैं में इस संगठन में विचार विमर्श नहीं किया जाता। यानी सार्क में आपको पता होगा कि इसमें द्विपक्षीय और विवादास्मक जो मुद्दे होते हैं वो इस संगठन में विचार नहीं किया जाता। आपको पता होगा कि सार्क देशों ने मिलकर एक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता भी बनाया हुआ है, जो 2006 से प्रभावी हुआ था। अब हम बात करते हैं अंतरिम सार्क सम्मेलन 2014 में आयोजित किया गया था
उसके बाद अभी तक कोई भी सार्क सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है, यानी 2020 तक लगभग 6 साल हो चुके हैं और अब तक कोई भी सार्क समिट नहीं बनाया गया है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान, जब 2014 में काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था तो 2016 में यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, परंतु पाकिस्तान द्वारा भारत में पठानकोट हमला व उरी हमला, उस समय पाकिस्तान ने भारत में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था व उरी हमला किया था। इन्हीं आतंकवादी घटनाओं के कारण भारत ने इसका बाइकआउट किया था और भारत ने सार्क समिट में जाने से मना कर दिया था। साथ साथ अफगानिस्तान ने भी इस पर जाने से मना कर दिया था। अब चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि वर्ष 2019 में जो संयुक्त राष्ट्र सभा की जो मीटिंग हो रही थी न्यूयॉर्क में, उस दौरान सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक आयोजित की थी और जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण एशिया के अंतः क्षेत्रीय कुल व्यापार का, यानी कि दक्षिण एशिया के अंतर क्षेत्रीय कुल व्यापार का 5% से भी कम इसमें आता है और जो पूर्वी एशिया के 35% और यूरोप के 60% से भी काफ़ी कम है। तो बस आपको यह रखना है कि सार्क इस बार चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कहीं ना कहीं हमें दोबारा सार्क की मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और सार्क के बारे में आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, सार्क के मेंबर पता होने चाहिए, सार्क की स्थापना जो 1985 में हुई थी, सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू में है और जिसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली घटना पर हम बात करते हैं। इस बार चर्चा में रहने वाला अगला मुद्दा है BBIN, यानी कि बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर वाहन समझौता। बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर वाहन समझौता हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा कारण यह है कि BBIN मोटर वाहन समझौता, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल की एक बैठक आयोजित की गई है कि इस पर एक बैठक होगी। अब हम बात करते हैं BBIN यानी मोटर व्हीकल समझौता एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में बात कर देते हैं। तो यह परियोजना जो शुरुआत की गई थी, यह नवंबर 2014 में शुरू की गई थी और नवंबर 2014 में जब सार्क का समिट काठमांडू में हो रहा था, तो काठमांडू में 8वें सार्क सम्मेलन में इस पर बात की गई थी और मुख्य रूप से पाकिस्तान के कारण सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया। यानी अब तक हम देखें तो 2014 से लेकर 2020 तक सार्क का कोई समिट नहीं हुआ है और पाकिस्तान के कारण ही अब तक इस मोटर वाहन समझौते पर कोई हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। अब आपको पता होगा कि यह मोटर वाहन समझौता कहाँ से जाएगा, तो यह भारत में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और आपको दिख रहा होगा यहाँ शिलोंग, पैक्योंग, इन सब को जोड़ते हुए यह आपको इन सभी देशों को आपस में, नेपाल तक भी आपको जोड़ने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें 4 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो इन देशों के बीच व्यक्तियों और मालवाहकों के आवागमन के लिए 2015 में एक उप क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मूल रूप से जो इसमें खर्चा आएगा वह $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत है और इसमें 30 परिवहन संपर्क परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो देश के व्यापार, परिवहन गलियारों और शेष बचे कार्यों को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। भारत, नेपाल, बांग्लादेश ने इस समझौते पर अपनी अभिपुष्टि कर दी है कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने इस समझौते पर अपनी सहमति प्रकट की है। जबकि भूटान की संसद, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भूटान की संसद ने इसे अपनी स्वीकृति देने में विफल रहा है, यानी भूटान की संसद ने इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इसका कारण यह है, भूटान मानता है कि बाहरी वाहनों के यातायात से, यदि बाहरी वाहन भूटान के अंदर गए, यातायात हुआ, तो वहाँ भारी मात्रा में पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव के कारण भूटान अभी पुष्टि नहीं करता। यानी कि भूटान का मानना है कि अगर वहाँ बाहरी वाहन गए तो यह एक समस्या आ सकती है वहाँ के पर्यावरण को लेकर। इसलिए भूटान, तो आपको याद रखना है कि BBIN समझौते में अभी तक भूटान ने हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, यही आपको UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय सहयोग यानी कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, SESEC जिसे आप बोलते हैं, कार्यक्रम के तहत दक्षिण एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, के द्वारा एक तकनीकी सलाहकार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 नवंबर 2015 को एक मालवाहक के रूप में बांग्लादेश के रास्ते कलकत्ता से अगरतला के लिए पहला सफल ट्रायल संपन्न किया जाएगा। यानी पहला संपन्न ट्रायल यहाँ से यहाँ किया जाएगा, जो 1000 किलोमीटर की दूरी तो कम कर सकता है, जो 1000 किलोमीटर तक की दूरी को कम कर सकता है। अगर हम बात करें कि हाल ही में हुई बैठक के दौरान भूटान पर दायित्व आरोपित किए बिना BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए बांग्लादेश, भारत व नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर व अंतिम चर्चा की गई। भूटान इसमें एक ऑब्जर्वर स्टेटस
का दर्जा रखता है और भूटान ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए। अब हम कुछ अन्य समझौतों की बात कर लेते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच या भारत और म्यांमार के बीच, भारत और अन्य देश के साथ जो समझौते किए जा रहे हैं उन पर हम बात करते हैं कि भारत की जो नीति है वो किस प्रकार की है। तो हम बात करते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये किस प्रकार का है? तो यह आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता बंदरगाह से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिथवे पोर्ट को जोड़ा जाएगा। यानी कि आपको पूर्वोत्तर भारत को कनेक्ट करने के लिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करने के लिए अब सीधे पश्चिम बंगाल के कलकत्ता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सीधे म्यांमार के सिथवे पोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। और फिर म्यांमार के सिथवे पोर्ट से कलादान नदी, एक कलादान नदी पड़ती है म्यांमार में, कलादान नदी के मार्ग से यानी नाव मार्ग से उसे सड़क परिवहन द्वारा मिजोरम से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें, अगर यहाँ कलकत्ता है तो कलकत्ता से पहले सिथवे पोर्ट जो म्यांमार में है और सिथवे पोर्ट से फिर आपको कलादान रिवर के द्वारा मिजोरम को सड़क वाहन से जोड़ दिया जाएगा। तो एक ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो चल रहा है भारत और म्यांमार के बीच में है। तो आपसे इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकती है यूपीएससी कि जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसमें आपको क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो इसमें आपको पता होगा इसमें शिपिंग भी शामिल की जाएगी, इसमें बोट भी शामिल की जाएगी, इसमें सड़क परिवहन भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें रेलवे को शामिल नहीं किया गया है। यूपीएससी आपको घुमा सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। तो यह राजमार्ग मणिपुर राज्य के, यह राजमार्ग कहाँ से कहाँ होगा? तो यह राजमार्ग जो मणिपुर राज्य है भारत का, वहाँ के मोहरे और जो म्यांमार का मांडले शहर है जहाँ मांडले झील है और तथा साथ साथ जो मैसोत जिला है किसका? थाईलैंड का, यह भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत और बांग्लादेश अंतः जल पारगमन व व्यापार प्रोटोकॉल। यानी इस प्रोटोकॉल के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तुओं की अवधि व आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अंशुगंज पतन यानी मेघना नदी बांग्लादेश व अखोरा चेकपोस्ट पर आधारभूत ढांचे व सड़क व रेलवे के निवेश के लिए काम किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। इस बार बिम्स्टेक की चर्चा में रहा, तो बिम्स्टेक पर हम बात करते हैं। बिम्स्टेक की चर्चा का रहने का कारण क्या है कि जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टेक के नेताओं को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, जिसे हम बिम्स्टेक बोलते हैं। तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। सार्क में हमने पढ़ा था कि सार्क में कौन कौन से देश मेंबर है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश सार्क का मेंबर है, इंडिया जो सार्क का मेंबर है, म्यांमार, तो म्यांमार आपको पता होगा ये आसियान का मेंबर है, श्रीलंका जो सार्क का मेंबर है, थाईलैंड जो आसियान का मेंबर है, भूटान जो आपको पता था सार्क का मेंबर है, और नेपाल जो सार्क का मेंबर था। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो इन 7 कंट्रियों में से 5 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो सार्क की मेंबर हैं, जबकि 2 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो आसियान की मेंबर हैं। तो उन 2 कंट्रियों पर आपको फोकस रखना है कि म्यांमार और थाईलैंड 2 कंट्री ऐसी हैं जो आसियान कंट्री हैं, जबकि 5 कंट्री ऐसी हैं बिम्स्टेक में जो सार्क कंट्री हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी द्वारा आसियान व बिम्स्टेक, यानी कि मोदी जी अब सार्क से अपनी दूरी बनाते हुए बिम्स्टेक संगठन की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस पर हम बात कर सकते हैं कि बिम्स्टेक की ओर भारत के जो कदम बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार भारत अब इस बात करते हैं बिम्स्टेक की स्थापना के बारे में कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में की गई थी। जब हमने अभी सार्क की बात की थी कि सार्क की स्थापना ढाका में कब की गई थी? ढाका में की गई थी 1985 में, और उसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। जबकि इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, तो आपसे पूछ सकता है बैंकॉक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो बिम्स्टेक से। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, और इसके संस्थापक सदस्य अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य में आपको पता होगा बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं, जबकि इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। और सार्क का हेडक्वार्टर आप सभी को बताया है मैंने कि सार्क का हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। भारत ने वर्ष 2016 में बिम्स्टेक के नेताओं के साथ एक संबंध किया था, और उन्हें गोवा में, जो बिम्स्टेक के नेता को गोवा में जब ब्रिक्स का आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ था तो वहाँ भी इन्हें आमंत्रित किया था। यानी 2016 में भी बिम्स्टेक के देशों को हमने बुलाया था। हम बात करते हैं इस बार बिम्स्टेक चर्चा में रहने का एक अन्य कारण यह भी है कि हाल ही में बिम्स्टेक्स
बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया है। यह एक 3 दिवसीय अभ्यास था जिसमें आपदा के दौरान विरासत स्थलों की सुरक्षा और आपदा पश्चात उनका संरक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। साथ साथ उस पर नीति निर्माण व दिशा निर्देशन पर चर्चा की गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो 2020 हुई है वह किस किस के बीच हुई है, तो वह बिम्स्टेक देशों के बीच हुई है। परंतु इसमें 7 देशों में से केवल 5 देशों ने भाग लिया है। यह आपके लिए यूपीएससी के लिए पीटी फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें इस बार 5 देशों ने भाग लिया है। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल के प्रतिनिधि ने भाग लिया है, जबकि थाईलैंड और भूटान ने इसमें भाग नहीं लिया है। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 की मेजबानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा की गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बार बिम्स्टेक मेंबर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो इसमें सार्क और बिम्स्टेक मेंबर आपको साथ साथ दिखाई देंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से देश मेंबर होंगे। हम बात कर लेते हैं कि इस बार कुछ घटना में रहने वाले स्थल, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस कारण वे चर्चा में रहे। तो पहले एक बात करते हैं चट्टोग्राम पतन। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। तो चट्टोग्राम जो पतन बांग्लादेश में है, यह चर्चा का कारण यह है कि यह भारत और बांग्लादेश तो भारत से और भारत के लिए वस्तुओं की जो आवाजाही है उसके लिए इस पतन का निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं मोंगला पतन बंदरगाह। तो यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस पतन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अगली जो आपसे पूछी जा सकती है इस बार फेनी नदी कहाँ स्थित है? तो फेनी नदी बांग्लादेश की नदी है और जल आपूर्ति के लिए भारत फेनी नदी से जल प्राप्त करेगा। यानी अब भारत जो जल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की फेनी नदी से जल की आपूर्ति करेगा। अब हम बात करते हैं पेट्रापोल। ये पश्चिम बंगाल में है पेट्रापोल। और पेट्रापोल आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट है। तो आपने देखा होगा कि पेट्रापोल भारत में पश्चिम बंगाल में है और यह बांग्लादेश के साथ जो एकीकृत चेक पोस्ट है वहाँ यह काम करता है। नेक्स्ट, जोगबनी, यह बिहार में है और यह भी भारत और नेपाल के बीच एकीकृत चेक पोस्ट है। जैसे आप सभी जानते होंगे, आप सभी बाघा बॉर्डर जाते हैं पंजाब में, तो बाघा बॉर्डर आप देख कर आते हैं, वहाँ आपको खुशी मिलती है देखने के बाद। तो यह बाघा बॉर्डर आपको भारत और पाकिस्तान सीमा पर दिखाई देगा पंजाब में। इसी प्रकार आपको जोगबनी बिहार में दिखाई देगा, जो भारत और नेपाल के बीच एकीकृत चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट आप समझ सकते हैं जहाँ दोनों देशों के बीच का वो क्षेत्र जहाँ दोनों देशों की सीमाएं लगती हों और वहाँ बैठकर आप इंजॉय वगैरह करते हैं, जैसे कि आप बाघा बॉर्डर पर इंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर को अच्छी तरीके से, जो बच्चे घूमने के लिए गए होंगे। नेक्स्ट, मोरे मणिपुर, यह म्यांमार और सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट है। अब हम बात करते हैं इस बार नया चर्चे में रहने वाली कुछ बातें, जिसमें हमने बात की है मोतीहारी अमलेखगंज। ये एक तेल पाइपलाइन है। तो ये चर्चा में इसलिए रही है कि मोतीहारी बिहार और अमलेखगंज जो नेपाल में पड़ता है, और यह प्रथम दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन कॉरिडोर है। यानी भारत द्वारा पहला ऐसा प्रयास किया गया है जब भारत की पाइपलाइन नेपाल तक जाएगी। अगर हम बात करें त्रिंकोमाली पतन, यह श्रीलंका में है और इसके विकास के लिए, यानी इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत इसका विकास करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो के बारे में बात करते हैं तो कोलंबो श्रीलंका में है और यह कोलंबो के पूर्वोत्तर पतन और भारत और जापान के तेल टर्मिनल विकसित कर रही है। यानी कि यहाँ मिलकर भारत और जापान तेल टर्मिनल विकसित कर रही है। नेक्स्ट, इस बार चर्चा में रहने वाला आपको पता होगा, यह कई साल से चर्चा में रखाइन प्रांत। तो रखाइन प्रांत आपको पता है यह म्यांमार में है और यह रखाइन प्रांत आपको पता होगा कि म्यांमार के अंदर आपको रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या रिफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है वह आपको रखाइन प्रांत में ही देखने को मिलेगी। म्यांमार के अंदर रोहिंग्या जो मुस्लिम समुदाय है उन पर हो रहे अत्याचारों के कारण इस बार रखाइन प्रांत भी आपके लिए चर्चा में रहेगा। नेक्स्ट, अखुरा जो त्रिपुरा में है, और ये अखुरा चर्चा में रहा इसलिए है क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट है। यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट है। नेक्स्ट, आपको अद्दू एटोल आपको पता होगा कि कोरल रीफ आप सभी जानते हैं। कोरल रीफ का मतलब होता है परवाल भित्ति, और जो कोरल रीफ होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है उसमें तटीय परवाल भित्ति, एक होती है अवरोधक परवाल भित्ति और एक होती है आपकी अटोल परवाल भित्ति, यानी कि जो बैरियर रीफ जिसे हम बोलते हैं, और एक होती है अटोल रीफ यानी अटोल कोरल रीफ। तो अद्दू जो अटोल है एक, यानी कोरल रीफ है जो मालदीव में है, और ये इस बार चर्चा में रही है क्योंकि यह भारत और मालदीव के बीच यहाँ पर 5 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे पर्यटन के लिए इसका विकास भारत द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट अगला जो चर्चा में रहने वाला स्थान है वह है भसनचार। भसनचार एक आइलैंड है जो क्या ना आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और यह भसनचार इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो भी रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से निकाले गए हैं, वे रोहिंग्या शरणार्थियों को जो उनके शिविर लगाए गए हैं या उन्हें जो शरण दी गई है वह आपको भसनचार द्वीप पर दी गई है। यह भसनचार द्वीप आपको बांग्लादेश में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर, छोटा सा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, प्लीज़ एक बार कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। और कल हम बात करेंगे RCEP के बारे में कि RCEP क्या है और RCEP के बारे में बात करते हैं। RCEP के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि यह क्या घटना है। यहाँ आपको मैं यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा RCEP के बारे में। तो RCEP का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो हाल ही में चर्चा में रहने का कारण यह है कि RCEP में शामिल नहीं होगा भारत अभी, यानी कि अब भारत RCEP में शामिल नहीं होगा और भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। कारण क्या है और RCEP क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो RCEP एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 16 देश हैं। मुक्त व्यापार समझौता आप जानते होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसमें 16 देश हैं। 16 देशों में 10 देश में हैं जो आसियान कंट्री हैं। और आसियान कंट्री आप सभी जानते हो जिसमें वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये सभी कंट्री कैसी हैं, ये सभी आपको आसियान कंट्री देखने के लिए मिलेंगी। साथ साथ आपको पता होगा आसियान कंट्री के साथ साथ 6 कंट्री ऐसी हैं जो इसमें शामिल की गई हैं, जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साथ साथ भारत। परंतु भारत ने इसमें बाहर होने के लिए कह दिया है कि भारत इसमें अब हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो अब इसमें सब कंट्रियाँ पहले 16 थी और अब हो गई हैं इसमें 15। भारत ने RCEP से बाहर होने की बात कर दी है। भारत इस समझौते को अब नहीं मानेगा। तो RCEP व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए, एक क्षेत्रीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए व वस्तु और सेवाओं हेतु बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता था। अब भारत RCEP में क्यों शामिल नहीं हुआ, इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत ने RCEP से बाहर होने के लिए अपने क्या मत दिए हैं। तो पहला मत तो भारत का मानना यह है कि RCEP से भारत को व्यापार घाटा होता है, यानी कि RCEP से भारत को व्यापार घाटा होता है। भारत सरकार का मानना है कि वित्त वर्ष 2019 में RCEP समूह के साथ भारत का कुल व्यापार घाटा $105 बिलियन था, जो कुल घाटे का 60% है। यानी कि जो आसियान कंट्री हैं, यानी कि ये 16 कंट्री, जो 15 कंट्री बच जाती हैं, इनके साथ अगर भारत मुक्त व्यापार समझौता करे तो इनके साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। यानी भारत इन देशों से घाटे की स्थिति में है, यहाँ से कोई प्रॉफिट भारत को दिखाई नहीं देता। साथ साथ अब बात करते हैं FTA के साथ भारत का अनुभव भी कुछ खास नहीं है। FTA देशों पर विश्व के शेष भागों के साथ भारत के संग्रम निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। यानी कि अगर हम FATF यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अगर भारत के अनुभव की बात करें तो जब से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यह विचारधारा शुरू की है भारत द्वारा, तो कोई खास अनुभव भारत को दिखने को नहीं मिलता और भारत के निर्यात में भी इससे कोई खास वृद्धि नहीं हो पाई है। नेक्स्ट, अगर हम FATF यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FATF नहीं, अगर हम FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो घरेलू बाजार के लिए खतरा हो जाएगा। यानी कि इन 15 देशों के वस्तुएं भारत में बिकनी शुरू हो जाएंगी, जिस कारण भारतीय घरेलू बाजार के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि ये जो जितने भी विदेशी देश हैं, जो भी ये 15 देश हैं, इन देशों की जो वस्तुएं हैं उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कुशल हैं और साथ साथ वे भारतीय उत्पाद की अपेक्षा थोड़े सस्ते हैं, इसलिए वह भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत ने इससे बाहर होने की बात की है। दूसरा, भारत का मानना है कि यह नियमों के अनुपालन का अभाव है। यहाँ नियमों के अनुपालन का अभाव भी किया गया है। साथ साथ भारत का मानना है चीन से प्रतिस्पर्धा, यानी भारत अगर मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वह चीन के साथ व्यापार करने में, उसकी प्रतिस्पर्धा में हार जाएगा। क्योंकि चीन पूरे ही आसियान कंट्रियों में, साथ साथ भारत में अपना व्यापार पूरे विश्व में बढ़ा चुका है और भारत उसकी पहुंच से बहुत पीछे है। इसलिए चीन से प्रतिस्पर्धा में भारत की हार हो सकती है। इसलिए भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। साथ साथ कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, इस कारण भी भारत ने इससे बाहर होने की मांग की है। अब आपको इसके बारे में ये बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए थी। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।